अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देख लेते हैं सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स या जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं। आसान वर्डिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं। सैम्पलिंग होता है क्या है? सैम्पलिंग होता है बेसिकली नमूने लेना। किसी भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसमें से सैम्पलिंग ये होता है कि चंद एक नमूने लेके वो जिस तरह से निकलते हैं फिर वो कंसीडर कर लेते हैं बाकी सारी आबादी या बाकी जो सारा सैंपल है वो भी वैसा ही होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम किसी आबादी को स्टडी कर रहे हैं कि कितने बीमार हैं, तो हम वो इनिशियली उसके कुछ सैंपल ले लेते हैं। जैसे अभी ये एग्जांपल दे देता हूँ कोरोना की। तो कोरोना की जो स्टडी पाकिस्तान में चल रही थी वो कुछ इस तरह से थी। लॉकडाउन कहाँ लगाना है, वो जैसे लाहौर में उन्होंने किया कि वो हर इलाके में से ना कुछ घरों को चेक कर लिया कि आया इधर कोरोना आया हुआ या नहीं आया हुआ। जहाँ जहाँ पे उनको कोरोना के वो पेशेंट्स मिले वहाँ पे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया कि अगर यहाँ पे कुछ पेशेंट है तो इसका मतलब बाकी पेशेंट भी होंगे वहाँ पे। इसको कहते हैं बेसिकली सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग दो तरह की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो यूँ समझ लें अच्छी वाली सैम्पलिंग होती है, ये सही तरह से होती है सैम्पलिंग, सही तरीके से लेना। और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है कि अपनी मनमानी करना, आसानी पैदा करना। इसमें मैं उर्दू में लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्कान, कि इम्कान होता है कि जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो हर तरह से मतलब ठीक है और हर बंदे को इक्वली चांस मिलता है। इसमें किसी भी बंदे की बारी आ सकती है सैम्पलिंग में। ये मुनज़्ज़म तरीके से होती है और सबको मसावी मौके मिलते हैं इसमें। बेशक आप एक और एग्जांपल ले लें, लकी ड्रा की ले लें। लकी ड्रा निकल रहा है, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो उसमें सबको इक्वल चांस मिलेगा। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी अगर सैम्पलिंग होगी, इसमें गैर इम्कानी की सूरत हाल होती है। लोग जो सैम्पलिंग कर रहे हैं वो अपनी आसानी को मद्देनज़र रखता है, ठीक है, और गैर मुनज़्ज़म तरीके से होती है। उसी मिसाल को ले लें, अगर लकी ड्रा निकालना है, वो ऐसा करता है कि वो सबको इक्वल चांस नहीं देता, वो अपने किसी जानने वाले का निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। या यूँ समझ लें, एक यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये है कि अगर सारे अप्लाई करते हैं उसमें लिस्ट बनती है, मेरिट बनता है, वो जो मेरिट पे ऊपर आता है उसका वो इम्कान मतलब सबका इक्वली बन जाता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इतने बड़े काम से बचने के लिए, अपनी आसानी के लिए क्या कहते हैं कि जो अगर 100 सीटें हैं तो कहता है जिन लोगों ने 100 पहले बंदों ने अप्लाई कर दिया उनको बस कर देंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा समझने के लिए। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है ना ये टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल का मतलब आसान, रैंडम बेतरतीब सैम्पलिंग होती है, नमूने लेना होता है। आसानी से, बेतरतीबी से नमूने लेना। बेतरतीबी में फिर हर बंदे को इक्वल चांस मिल जाता है। ठीक है, आसान और बेतरतीब। इसमें मिसालें दो दे देता हूँ। लकी ड्रा फर्स्ट में निकल रहा है। लकी ड्रा आपने वो सबकी पर्चियाँ डाल के एक डब्बे में उसको अच्छी तरह से हिला हुलू के वो एक आध पर्ची निकाल ली तो सबका इक्वल चांस होता है कि किसी भी निकल सकती है। इसी तरह आप डाइस की मिसाल छक्के की ले लें, लूडो खेलते होंगे। छक्के को आप जब फेंकते हैं तो उसमें वो इक्वली चांस होता है कि 1 से 6 तक कोई नंबर भी आ सकता है। ठीक है, ये होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग देख रहे, क्लस्टर के नाम से ही जाहिर है, झुरमुट, एक क्लस्टर, एक झुरमुट सा, ठीक है, कुछ बंदों का हुजूम टाइप। ठीक है, ये होगी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर ऑफ एनी रिलीजन। फ़र्ज़ करें क्लस्टर सैम्पलिंग चल रही है तो वो क्लस्टर बना देते हैं कि मतलब ईसाई हैं जितने पाकिस्तान में, ठीक है, उनको ले लो, तो ये क्लस्टर बन गया ना। या क्लस्टर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। फ़र्ज़ करें वो एक इलाके को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो निकालना चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ उनको स्टडी कर लो जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तीसरा आप ये देख लें, अगर फ़र्ज़ करें कि वो की मोबाइल कंपनी स्टडी कर रही है तो वो सिर्फ ये देख लें कि उनको सिर्फ स्टडी कर लें जो मोबाइल यूज़ करते हैं और कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक झुरमुट को स्टडी कर लेते हैं, बाकी आबादी को रहने देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी चौथी जो है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक नाम से ज़ाहिर है कि मुनज़्ज़म होती है ये। ठीक है, सेलेक्ट, इसमें एक मिसाल दे देता हूँ मैं। फ़र्ज़ करें 10 रोज़ हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। या फ़र्ज़ करें एक आबादी है, ठीक है, उसके ना 10 ब्लॉक हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर ब्लॉक से ना एक एक घर को स्टडी कर लें तो हमारे पास 10 बंदे आ जाएंगे, मतलब एक सैंपल बन जाएगा 10 बंदों का। अगर 400 घर था तो उसमें 10 बंदों का एक सैंपल आ गया। ठीक है, लेकिन वो 10 घर एक रो में नहीं लिए, हर ब्लॉक से एक एक घर ले लिया। इसी तरह सेलेक्ट नंबर फ्राम ईच रो। 10 रोज़ हैं, उसमें से एक एक नंबर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, दूसरी मिसाल 1 मेंबर फ्राम ईच ब्लॉक। इसी तरह जैसे अभी बताया, हर ब्लॉक में से एक एक बंदे को स्टडी कर लें।
या इसकी मिसाल देख लें कि ड्रा आफ्टर ईच 12 आवर्स, मतलब कोई लकी ड्रा चल रहा है, उसमें से अगर उसने 10 लकी ड्राज निकालने हैं तो वो फिर एक मुख्तस कर देते हैं कि हर 12 घंटे के बाद एक पर्ची निकालेंगे। इस तरह से जो तरतीब बनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है, उसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। इसकी जो चौथी है लास्ट है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है सख्त टाइप की, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है रिसर्चेज़ वगैरह में, जो रिसर्चेज़ कर रहे होते हैं लोग वो यूज़ करते हैं। इसमें मिसाल देख लें, सैम्पल साइज़ फॉर ईच स्ट्रेटा इज़ प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ द स्ट्रेटा। इसको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यूनिवर्सिटी में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में वो कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के। उन 600 में से आप फ़र्ज़ कर लें कि 200 जो हैं वो हैं लड़कियां और 400 जो हैं वो लड़के हैं। इसका मतलब 30% बन रहे हैं हमारे पास लड़कियां और 60% बन रहे हैं लड़के, ठीक है। तो अब कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें फिर वो ये शर्त लगा दें कि इसमें जो सैंपल लेना है वो 30% जो है ना फीमेल्स लेनी है और 60% मेल्स लेने, इस तरह से। या फ़र्ज़ करें कि 10 बंदों को स्टडी करना है, 10 में से 4 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं, तो वो फिर इस तरह की शर्त लगा देना कि जितना भी सैंपल लेना है उसमें से जो है ना 40% आपने लेना है फीमेल्स का और 60% मेल्स का, इस तरह से हो जाएगा। तो आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी पे। नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 4 होती है हमारे पास। सबसे पहले देख लें कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के वही मतलब है सहूलत। वो अपनी सहूलत की खातिर जो रिसर्चर डिसाइड करता है। इसमें ज़्यादातर एक्सप्लेनेटरी और प्रीलिमिनरी जो रिसर्चेज होती हैं वो कन्वीनियंस टाइप होती हैं। उसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी सहूलत देख रहा होता है कि मैं बस आसानी से मेरी ये रिसर्च हो जाए। मिसाल इसमें है कि स्टैंडिंग एट द मॉल एंड आस्किंग क्वेश्चन। अक्सर आपने देखा होगा बड़े शहरों में मॉल्स में जाते हैं तो वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं आपको क्वेश्चनर दे देते हैं कि इसका हमें जवाब लिख के दे दें। वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, उनकी वो एक जगह पे खड़े खड़े वो सारे सैंपल बन जाते हैं। दूसरा देख लें क्रिएट एन ऑनलाइन सर्वे एंड सेंड लिंक टू अदर। आजकल सबसे कॉमन जो चल रहा है वो यही है कि जो रिसर्चेस कर रहे होते हैं वो ऑनलाइन एक लिंक बना देते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सबसे कि ये बस हमारा ना ऑनलाइन परफॉर्मा फिल कर दें अपनी आसानी के लिए। इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी तरह दूसरी है जजमेंटल और प्रपोजिव। जजमेंटल होती है फैसला कौन। अच्छा, इसमें जजमेंटल का लफ्ज़ आप जहन में रख। जजमेंटल होता है कि वो जो रिसर्चर है वो खुद से एक जजमेंट बना देता है कि वो अपनी जजमेंट जो पर्सनल जजमेंट होती है उसको लेके आगे चलता है, ठीक है। रिसर्चर में डिसाइड टू ड्रा द इंटायर सैंपल फ्राम वन रिप्रेजेंटेटिव सिटी इवन दो द पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल सिटी। इसमें एक मिसाल है आसानी से समझने के लिए। फ़र्ज़ करें पूरे पाकिस्तान से किसी सुप्रीम चाहे ने फ़र्ज़ करें कोई कार देने का 10 कारें देनी है। अब पूरे मुल्क से लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर वो एट द एंड ये करते हैं कि चलो सारे मुल्क को रहने दो, लाहौर में से जो है ना 10 बंदे निकाल लो, तो इस तरह से जो होता है वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि ये इन बंदों को फैसिलिटेट करना है। इसको कहते हैं फैसला कुन या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसी तरह तीसरे नंबर पे स्नोबॉल। स्नोबॉल 2 लफ्ज़ हैं। स्नो का मतलब बर्फ़, बाल का मतलब उसका बर्फ़ का गोला, ठीक है। स्नोबॉल बर्फ़ का गोला या स्नोबॉल। अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर एक छोटा बर्फ़ का गोला बना के फेंके ना, नीचे जाते जाते उसके साथ इतनी बर्फ़ मिल जाती है कि एक बड़ा गोला बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप इसमें रिसर्च में अप्लाई करें। फ़र्ज़ करें कोई रिसर्च कर रहे हैं ना, उसमें आप ये करें कि आप एक बंदे के पास गए, उससे कोई क्वेश्चनर पूछा या कोई चीज़ पूछी है, तो आप उसी बंदे से फिर पूछ लें कि यार ये इसी टॉपिक पे मुझे ना अगला जो है ना किस बंदे से मुझे पता चलेगा, या कोई चीज़ लेनी है तो उससे पूछें कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। उसके रेफरेंस पे फिर आप वो दूसरे बंदे के पास चले जाएं, ठीक है। इसको आप यूँ कंसिडर कर लें वर्चुअल सोशल नेटवर्क आर यूज्ड। तो सोशल नेटवर्क जानने वालों से फिर अगले जानने वाले, जानने वाले से फिर अगले जानने वाले, इस तरह हम जाते हैं। या प्योरली बेस्ड ऑन रेफरल्स, रेफरेंस बेस पे हम आगे जाते हैं और सैम्पलिंग करते हैं। इसको कहते हैं नेक्स्ट और लास्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा में है फिक्स परसेंटेज कर देते हैं। कोटा का लफ्ज़ बहुत आम सा है, हर बंदे ने सुना होगा। कोटा बना होता है जैसे ये डिसेबल का कोटा 3% जॉब्स में बना हुआ है, विमेन का कोटा 2%, इस तरह से कि मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें 10 सीटें, अगर उनमें से ना 3% हमने 100 सीटें फ़र्ज़ करें उसमें से 3% डिसेबल को देना है, तो 3 डिसेबल को लाजमी लगाना है, चाहे उनका मेरिट बने ना बने, कम भी बन रहा हो। ये उनकी एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है। इसी तरह वीमेंस पे इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज कर देते हैं, या इसको आम लफ्ज़ों में कह लें कि बंदर बांट, कि इन बंदों को तो लाजमी लगाना है, 2-4 को बाकी बेशक उनका मेरिट जितना भी हो उनको छोड़ दें। ये इस तरह से होता है। इनको याद रखने के लिए थोड़ा सा देख लें, ये
इसमें देख लें, सिंपल रैंडम है, क्लस्टर है, सिस्टमेटिक है और स्ट्रेटिफाइड है। इसमें देख लें 3 S आ रहे हैं हमारे पास, सिंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड। 3 को याद कर लें, क्लस्टर वो जहन में आ जाएगा, ठीक है। इसका याद रख लें, इसका फिर खुद से, इसमें सिर्फ एक S आ रहा है, बाकी वो दूसरे हैं। थैंक यू सो मच।